विक्रांत की गर्दन में सांपनुमा नीला निशान देख गांव भर के लोगों में एक दहशत का माहौल था। इसीलिए उसी रात अरण्य ग्राम के कुछ 10-15 गांव वाले मुखिया जी के आंगन में इकट्ठा हो गए। उन सभी लोगों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। उन सभी गांव वालों के बीच निरंजन नाम का पान वाला भी मौजूद था और उसके चेहरे पर अभी भी वैसा ही डर दिखाई दे रहा था। तभी वहां मौजूद एक आदमी बोला, वो विक्रांत, पता नहीं उसे वहां सुखना ताल जाने की क्या जरूरत थी। खुद तो पागल हो गया, हम सबको भी मुसीबत में डाल गया। न जाने अब और क्या मुसीबत आएगी हमारे गांव में। तभी मुखिया जी गंभीर स्वर में बोले, अभी कल ही तो आचार्य जी की मृत्यु हुई है और उनकी मृत्यु होते ही इतने बरसों के बाद फिर से वही सांपनुमा नीला निशान उस विक्रांत पर दिखना, मतलब पूरे गांव पर फिर से वही संकट आने वाला है। सभी लोग मुखिया जी के घर के आंगन में उनके सामने अपनी चिंता जाहिर कर रहे थे कि तभी मुखिया जी के घर के पीछे खेतों में अचानक से कुछ सरसराहट की आवाज आई। खेतों के आसपास की घनी झाड़ियों में एकदम से हलचल सी मचने लगी। सभी गांव वाले तेजी से घर के पीछे की ओर भागे। तभी दूर अंधेरे में कुछ नजर आया। ऐसा लगा जैसे परछाई जैसी कोई चीज घनी झाड़ियों में खड़ी हुई है। सारे गांव वाले घबराकर मुखिया जी की तरफ देखने लगे। किसी की भी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। खुद मुखिया जी थोड़े डरे हुए नजर आ रहे थे। तभी क्रांति ने फुसफुसाते हुए सभी गांव वालों को चेतावनी दी, कोई अपनी जगह से मत हिलना। ये कहते ही वो अपने कुछ साथियों को लेकर घनी झाड़ियों की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा। उसके हाथ में एक जलती हुई मशाल थी। इधर सभी गांव वाले भी डरे सहमे अपनी सांस रोककर खड़े थे। दहशत की वजह से उनके हाथ पैर कपकपा रहे थे। तभी मशाल की रोशनी में उन्होंने देखा कि परछाई जैसी चीज दरअसल एक औरत थी। उसने अपने बदन पर एक काली झीनी सी साड़ी बांध रखी थी। ये साड़ी उसके घुटनों से काफी ऊपर थी। उसके लंबे काले बाल कमर तक लहरा रहे थे। उसकी आंखें बेहद बड़ी-बड़ी, सुर्ख लाल और डरावनी थी। मशाल की रोशनी में उसकी सुर्ख लाल आंखें अचानक जैसे चमक उठी। काले लंबे बिखरे बाल और सुर्ख लाल आंखों वाली वो औरत बेहद डरावनी लग रही थी। उसके आते ही वहां का माहौल बदल गया। चारों तरफ तेज हवाएं चलने लगी, बादल गरजने लगे, बिजली कड़कने लगी और जोरदार बारिश होने लगी। फिर एक रहस्यमयी हंसी की आवाज के साथ वहां बिजली की चमक कौंध उठी। गांव वालों को उसकी बस एक झलक दिखाई दी और फिर वो औरत एकदम से उन घनी झाड़ियों में पता नहीं कहां गुम हो गई। गांव वाले इस नजारे को देखकर कुछ समझ पाते कि तभी उन्हें एक रहस्यमयी बहकाने वाली हंसी की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर वो सभी एकदम से सिहर उठे और अब बारिश के कारण क्रांति के हाथ में पकड़ी हुई मशाल भी बुझ गई। तभी उन सब के बीच से एक आदमी चिल्लाते हुए बोला, भागो भागो, ये तो रोशनी है। डरे सहमे सभी गांव वाले उन झाड़ियों से किसी तरह जान बचाकर भाग ही रहे थे कि उस अंधेरे में अचानक वही औरत सामने आकर खड़ी हुई और बिना देर किए एक आदमी को झाड़ियों में घसीटते हुए चंद सेकंड में वहां से गायब हो गई और झाड़ियों में उस आदमी की चीख गूंज गई, जिसे सुनकर गांव वालों में भगदड़ मच गई। दहशत के मारे चीखते चिल्लाते वो सभी लोग अपने अपने घरों की तरफ दौड़ने लगे।
कुछ ही देर में वहां सन्नाटा छा गया। तभी अचानक उस औरत के खिलखिलाकर हंसने की तेज आवाज ने जैसे इस सन्नाटे को चीर कर रख दिया और गांव वाले डर के मारे अपने अपने घरों में जा छिपे। अगली सुबह गांव वाले डरे सहमे मुखिया जी के घर के बाहर इकट्ठा हुए। एक गांव वाले ने बोला, कल रात वो तुरुक्षिणी सुभाष को उठा कर ले गई। तभी एक गांव वाला बीच में बोल पड़ा, पहले आचार्य जी की मृत्यु, फिर विक्रांत का निर्वाणा भवन में जाना और अभी तुरुक्षिणी। पता नहीं क्या क्या होने वाला है अब इस गांव में। तभी दूसरे गांव वाले ने कहा, इस तुरुक्षिणी का कहर तो कई साल पहले ही शुरू हुआ था और जब मोहिनी जी आचार्य जी की शरण में आई थी तब उन्होंने ही तुरुक्षिणी का नाश कर दिया था और वो सांप नुमा नीले निशान वाले आदमी भी मिलना बंद हो गए थे। यही तो उनका हम पर पहला उपकार था। फिर ये अचानक दोबारा कैसे आ गई? वो आदमी ये बातें बोले ही जा रहा था कि तभी एक और आदमी ने कहा, उपकार तो था, पर इसके साथ ही मोहिनी जी ने ये भी घोषणा की थी कि उस भवन और सुखना ताल के आसपास शाम को पुरुषों का जाना मना है और विक्रांत ने इसी मुख्य नियम को तोड़ दिया। कहीं इसीलिए तो तुरुक्षिणी का कहर हम पर नहीं टूट पड़ा एक बार फिर से। सब आपस में इन बातों को दोहराए जा रहे थे कि तभी क्रांति मुखिया जी के घर में दाखिल हुआ। उसे देखते ही लड़खड़ाई आवाज में मुखिया जी ने फौरन कहा, क्रांति, क्या हुआ? तुम्हें सुभाष और वो आदमी विक्रांत कहीं मिले क्या? क्रांति गांव के रसूखदार लोगों में से था। मुखिया जी की बात सुनकर क्रांति ने बहुत ही निराशा के साथ बोला, आपके कहने पर मैं अपने 4-5 साथियों के साथ उस विक्रांत को ढूंढने गया। हमने जंगल का चप्पा चप्पा छान मारा मुखिया जी, लेकिन वो हमें कहीं नहीं मिला, बल्कि उसके साथ उसके 2 दोस्तों का भी कहीं अता पता नहीं मिला। भगवान जाने वो भाग गए या वो भी तुरुक्षिणी की भेंट चढ़ गए। ये कहते कहते क्रांति ने अपनी जेब में से एक बड़ा सा संदेश पत्र निकाला और उसे मुखिया जी को दिखाते हुए बोला, मोहिनी जी का संदेश है ये, हम गांव वालों के नाम, जो मुझे वही मिला जहां कल विक्रांत दिखाई दिया था। क्रांति की इस बात से वहां एकदम सन्नाटा छा गया। सभी गांव वालों को जैसे कोई सांप सूंघ गया हो। उनके चेहरों पर दहशत के भाव दिखाई देने लगे। डरे हुए स्वर में क्रांति ने संदेश पढ़ना शुरू किया। अरण्य ग्राम के वासियों, भवन की विषानियों को स्नान करते देखना एक बहुत बड़ा पाप है और उस लड़के ने यही पाप किया है। इस कलंक को धोने के लिए गांव के किसी नौजवान को 24 घंटे के अंदर श्रमदान के लिए देना होगा, वरना इस बार जो आपदा गांव पर आएगी उसके जिम्मेदार आप लोग खुद होंगे। मोहिनी जी के इस संदेश को पढ़ते पढ़ते क्रांति का गला सूखने लगा, लेकिन इस संदेश को सुनकर वहां मौजूद गांव वालों की जान जैसे उनके हलक में अटक कर रह गई। अब क्या होगा मुखिया जी? इससे पहले तो ऐसा दंड कभी नहीं दिया गया। आचार्य जी की मृत्यु होते ही मोहिनी जी ने तो हमें एक घोर समस्या में डाल दिया है। गांव वाले मुखिया जी की तरफ देखते हुए बोले, लेकिन मुखिया जी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो तो मोहिनी का ये संदेश सुनकर एकदम सुन्न हो गए थे। तभी क्रांति ने थोड़ी सख्ती के साथ कहा, अब होना क्या है? मोहिनी जी का कहा पत्थर की लकीर है। जब वो हम पर मेहरबान होती हैं, तो हमारे गांव को खुशहाली से भर देती हैं। अरे भूल गए क्या तुम लोग? कितने ही लोगों की किस्मत मोहिनी जी ने बदल दी है। हम लोग जो कभी दाने दाने के मोहताज थे, आज कितने चैन की जिंदगी बिता रहे हैं। कितने एहसान है उनके हम पर। अगर हमने उनका कहा नहीं माना तो न जाने हमें और क्या क्या झेलना पड़ेगा। तभी एक गांव वाले ने बोला, ये सब निरंजन की वजह से हुआ है।
इसे ही मिला था वो विक्रांत, और उसे रोकने के बजाय इसने विक्रांत को वहां जाने दिया। ये सुनकर मुखिया जी ने निरंजन को डांटते हुए कहा, गलती तो तुझसे बहुत बड़ी हुई है निरंजन। तुझे सुखनाथ ताल और निर्वाणा भवन के बारे में चेतावनी देनी चाहिए थी, क्योंकि मोहिनी जी ने ये जिम्मेदारी हम पर सौंपी थी। इसीलिए अब अगर मोहिनी जी का कहर इस गांव पर टूटा तो उसका कसूरवार सिर्फ और सिर्फ तू ही होगा। ये सुनकर गांव वाले फिर से चिल्लाने लगे। अब इसकी वजह से वो तुरुक्षिणी एक बार फिर जाग उठी है। अगर हमने मोहिनी जी को एक नौजवान श्रमदान के लिए नहीं दिया तो फिर से इस तुरुक्षिणी का कहर पूरे गांव में टूट पड़ेगा। तभी एक आदमी बोला, पर हमें एक बात समझ में नहीं आती। वो विक्रांत गया तो पागल हो गया, फिर जिस लड़के को हम भेजेंगे और जो आज तक वहाँ गए हैं और वहाँ निर्वाणा भवन में ही रहते हैं, वो क्यों पागल नहीं होते? ये सुनकर क्रांति ने कहा, उन पर मोहिनी जी की कृपा है और वो उनकी मर्जी से वहाँ रहते हैं। उनका वहाँ एक विशेष स्थान है। ऐसे विक्रांत की तरह चोरी छुपे नहीं जाते, ना ही उन पर और उनकी विशानियों पर अपनी बुरी नजर डालते हैं। लोगों के इस शोर के बीच मुखिया जी अपनी जगह से खड़े होते हुए ऊंची आवाज में बोले, खामोश हो जाओ तुम लोग। हम सब जानते हैं कि मोहिनी जी के गुस्से का रूप कितना भयानक है, लेकिन हम लोगों ने मोहिनी जी की दया भी तो देखी है। अगर विक्रांत हमें मिल गया होता तो हम उसे निर्वाणा भवन में ले जाकर ये बता देते कि ये आदमी हमारे गांव का नहीं है, पर वो तो लापता हो गया है। फिर भी हम लोग एक बार मोहिनी जी से बात करेंगे, उनसे दया की भीख मांगेंगे कि वो तुरुक्षिणी को शांत कर दें। लेकिन मुखिया जी की बात पूरी होने से पहले ही क्रांति की तेज आवाज वहाँ पर गूंजी, अब मोहिनी जी से दया की उम्मीद मत करिए मुखिया जी, नियम तो हमने तोड़े हैं। क्रांति की ये बात सुनकर कुछ लोग उसका समर्थन करते हुए बोले, तुम ठीक कह रहे हो क्रांति, उन्होंने हमें और हमारे इस गांव को बहुत कुछ दिया है, तो अब हमें भी मोहिनी जी की मांग को पूरा करना ही होगा। लेकिन कुछ लोग क्रांति का विरोध करते हुए बोले, लेकिन मांग पूरी करने का मतलब ये तो नहीं कि हम गांव के किसी लड़के को निर्वाणा भवन के हवाले कर दें। आखिर कौन अपने बेटे या भाई का बलिदान देगा? ये सुनकर मुखिया जी बोले, इस बात का फैसला आज रात पंचायत में करेंगे कि किसे निर्वाणा भवन भेजा जाए। इस पर क्रांति बोला, ये पंचायत से कुछ नहीं होने वाला मुखिया जी, क्योंकि हम सब ये अच्छी तरह से जानते हैं कि वो मोहिनी जी न केवल हमारा भविष्य देख सकती हैं, बल्कि हमारा भविष्य लिख भी सकती हैं। लिहाजा हमें अब जल्द से जल्द उस लड़के की तलाश शुरू कर देनी चाहिए जिसे हमें मोहिनी जी के निर्वाणा भवन को सौंपना है। ये नहीं हो सकता मुखिया जी, हमें दूसरा कोई रास्ता निकालना होगा। और एक बार फिर से वहाँ शोर शराबा मचने लगा। मुखिया जी अपना हाथ उठाकर एक बार फिर से सबको शांत करते हुए बोले, शांत हो जाओ सब। मोहिनी जी ने जो कहा है उसे हमें मानना ही होगा। शाम को सारे गांव वालों को इकट्ठा करके पंचायत में इस बात का फैसला होगा कि किसे निर्वाणा भवन में भेजा जाए। मुखिया जी की इस आखिरी बात को सुन सभी लोग वहां से एक एक कर जाने लगे। एक तरफ जहां अरण्य ग्राम में जोरों शोरों से 4 नौजवानों की तलाश शुरू हो चुकी थी, जिनमें एक था वो लड़का जिसे मोहिनी के निर्वाणा भवन को भेंट में देना था, और फिर थे विक्रांत और उसके 2 दोस्त जिनका कहीं कोई अता पता नहीं था। वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा नौजवान भी था जो इस वक्त खुद के हाथों अपनी जान की भेंट देने को तैयार खड़ा था। लेकिन ये 24 साल का नौजवान अरण्य ग्राम में नहीं, बल्कि वहां से बहुत दूर दिल्ली में था और इस वक्त रेल की पटरियों के बीचों बीच खड़ा हुआ ट्रेन के आने का इंतजार कर रहा था। यानी साफ साफ लफ्जों में कहा जाए तो ये नौजवान यहाँ सुसाइड करने आया था।
ट्रेन की पटरियों की बीचों बीच खड़ा वो खुद ही बड़बड़ाए जा रहा था। बेटा रुद्र, बस अब इस जालिम दुनिया को हमेशा के लिए बाय बाय बोल दे। यहाँ किसी ने तेरी कोई कदर नहीं की। हर बार सिर्फ और सिर्फ रिजेक्शन के अलावा कुछ हासिल नहीं हुआ है तुझे। अब बस यही एक ऑप्शन है तेरे सामने, मौत को गले लगा ले, क्योंकि मौत तुझे कभी रिजेक्ट नहीं करेगी। रुद्र नाम का ये नौजवान ट्रेन की पटरी पर सचमुच अपनी बाहें फैलाकर ऐसे खड़ा हो गया जिसे मौत को गले लगाने वाली कहावत को एकदम सच साबित कर देना चाहता हो। पर अचानक उसके मन में कुछ कौंधा और वो खुद से बोल पड़ा, बेटा रुद्र, ऐसे यूं ही चुपचाप अपनी जान देना तो बेवकूफी होगी ना। तुझे कम से कम दुनिया वालों को सोशल मीडिया पर एक आखिरी मैसेज तो जरूर देना चाहिए, ताकि उन सबको तेरी सच्चाई तो पता चले। ये ख्याल आते ही रुद्र ने तेजी से अपने फोन का कैमरा ऑन किया और खुद की वीडियो बनाने लगा। हेलो गाइस, मैं रुद्र, एक सच्चा और ईमानदार रिपोर्टर जिसने न जाने कितने ही छोटे बड़े क्राइम्स के पीछे की सच्चाई पर से पर्दा उठाने की कोशिश की, लेकिन हर बार मेरी उस कोशिश को दबा दिया गया। किसी भी मीडिया हाउस ने मेरी उन रिपोर्ट्स को पब्लिश नहीं किया। न्यूज चैनल वालों ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया, ये कहकर कि मेरी ये सब स्टोरीज, मेरी ये सब इन्वेस्टिगेशंस कचरे के डब्बे में फेंकने लायक है। इसीलिए इन बार बार की नाकामयाबियों ने मुझे बुरी तरह से तोड़ कर रख दिया है, और ऐसी टूटी हुई जिंदगी जीने से बेहतर है कि मैं खुद ही इस जिंदगी को खत्म कर डालूं। रुद्र की बात पूरी नहीं हुई थी, वो कुछ और भी कहना चाहता था। तभी उसके फोन पर एक अननोन नंबर से मैसेज आया। रुद्र का ध्यान एकाएक मैसेज पर गया। ये एक वीडियो मैसेज था। रुद्र ने जब इस वीडियो क्लिप को प्ले किया तो उसे थोड़ा अजीब महसूस हुआ, क्योंकि उस वीडियो में एक आदमी की गर्दन पर एक अजीब सा नीला निशान बना हुआ था। वो एक सुनसान रास्ते पर अकेला चला जा रहा था। उसे देखकर महसूस किया जा सकता था कि उसकी हालत बहुत खराब है। बेसुध सा वो आदमी बस एक ही शब्द बड़बड़ाए जा रहा था, मोहिनी, मोहिनी। वीडियो बस कुछ ही सेकंड्स का था, जिसे देखकर रुद्र कुछ समझ नहीं पाया। तभी रुद्र के व्हाट्सएप पर एक और मैसेज आया जिसमें लिखा था, अपनी किस्मत बदलना चाहते हो? अगर हाँ तो क्या इस वीडियो के रहस्य का पता लगा पाओगे तुम? ये मैसेज देखते ही रुद्र ने तेजी से उस नंबर पर फोन लगाया जिससे वो मैसेज आया था। तो उसे ऑटो जनरेटेड आवाज में मैसेज सुनाई दिया, ये नंबर नेटवर्क क्षेत्र। रुद्र तेजी से दोबारा नंबर ट्राई कर ही रहा था कि तभी रुद्र को ट्रेन की आवाज सुनाई दी। रुद्र ने देखा कि फुल स्पीड में दौड़ती हुई ट्रेन उसी की तरफ चली आ रही है, और वो भी बहुत कम फासले पर। इसे देखकर रुद्र के रोंगटे खड़े हो गए और उसे अचानक याद आया कि वो इस वक्त ट्रेन की पटरियों के बीचों बीच खड़ा हुआ है। उसने फौरन एक तरफ छलांग लगा दी और तेजी से दूसरी ओर कूद गया। हालांकि इस आपाधापी में उसके हाथ से फोन वहीं छूट गया और धड़धड़ाती हुई ट्रेन रुद्र के सामने से उसके फोन पर से गुजर गई। अपनी जगह पर खड़ा हुआ रुद्र फटी फटी आंखों से ये देखता रहा और मन ही मन सोचने लगा, अगर एक पल की भी देरी हो जाती तो मैं इस दुनिया में नहीं होता। हे ईश्वर, बचा लिया तूने। ट्रेन गुजर जाने के बाद वो तेजी से फोन की ओर लपका तो देखा कि फोन बुरी तरह चकनाचूर हो चुका था। फोन को हाथ में लिए वो झल्लाते हुए बोला, शिट यार, आज का दिन ही खराब है। पता नहीं किसने वो मैसेज भेजा था, कौन है मोहिनी और क्या है उस निशान वाले लड़के का राज? क्या करूं अब, कैसे पता करूं?
रात आधी से ज्यादा बीत चुकी थी। इस वक्त रुद्र अपने घर में अपने बिस्तर में लेटा हुआ था, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। रह रहकर उसके दिमाग में वही मैसेज और वही वीडियो ही घूम रहा था। आखिर वो सांपनुमा नीले निशान वाला आदमी कौन था? वो बार बार किसी मोहिनी का नाम क्यों बड़बड़ा रहा था? सबसे बड़ी बात ये कि किसी अनजान शख्स ने ये मैसेज और वीडियो मुझे ही क्यों भेजा, और वो भी ठीक उसी वक्त जब मैं सुसाइड करने जा रहा था। बिस्तर पर करवटें बदलते बदलते रुद्र ये सब बातें सोच ही रहा था कि अचानक उसे कुछ सुनाई दिया। ये किसी लड़की के हंसने की रहस्यमयी और मदहोश कर देने वाली आवाज थी। उस आवाज के आते ही वहां का मौसम बदल गया और बादल गरजने, बिजली कड़कने के साथ बारिश शुरू हो गई। रुद्र एकदम अलर्ट हो गया, क्योंकि ये अचानक आई बारिश के साथ उस लड़की के हंसने की आवाजें तेज हो गईं और वो उसके कमरे के बहुत नजदीक से आ रही थीं। बिल्कुल ऐसा लगा जैसे कोई उसके कमरे के आसपास ही मंडरा रहा है। वो मन ही मन सोचता हुआ अपने बिस्तर से उठा। आखिर इतनी रात में कौन हो सकता है यहाँ, और अचानक बिन मौसम ये बरसात कैसे शुरू हो गई कि तभी किसी ने जोर से दरवाजे को खटखटाया। रुद्र एक पुरानी सी बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर एक छोटे से किराए के फ्लैट में रहता था। उसके कमरे का एक दरवाजा बिल्डिंग के पीछे की तरफ खुलता था। ये हिस्सा बहुत उजाड़ सा था। रुद्र ने धीरे से दरवाजा खोलकर बाहर झांका, लेकिन उसके ऐसा करते ही वो हंसी की आवाज फौरन बंद हो गई। उसने दूर तक देखने की कोशिश की तो देखा वहां हल्के से अंधेरे के अलावा कुछ नहीं था, पर बारिश बहुत तेज हो रही थी। जरूर मेरे दिमाग का वहम है, ये सोचते सोचते रुद्र फिर से दरवाजा बंद करने लगा। लेकिन ठीक उसी वक्त उसे कुछ दिखाई दिया, जिसे देखकर रुद्र को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने देखा थोड़ी ही दूर पर एक लड़की खड़ी है, जिसने अपने बदन पर एक काली जीनी सी साड़ी बांध रखी थी और उसके लंबे बिखरे बाल और सुर्ख लाल आंखें उसे भयानक बना रहे थे। ये लड़की बिल्कुल वैसी ही थी जैसी लड़की गांव वालों ने देखी थी। उसे देख रुद्र की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो लड़की अपनी जगह पर खड़ी हुई लगातार रुद्र को ही देख रही थी। ये देखकर रुद्र के जिस्म में एक सिहरन सी दौड़ गई और वो सोचने लगा कि ये अजीब से कपड़े पहने हुए ये लड़की इस बिल्डिंग में कहां से आ गई, और क्या इसी ने मेरे कमरे का दरवाजा खटखटाया था? ये सोचता हुआ रुद्र उस लड़की की तरफ बढ़ा, लेकिन अभी वो अपने कमरे से बाहर निकला ही था कि वो लड़की पहले हंसी और फिर पलक झपकते ही गायब हो गई और वहां एक तेज रोशनी चमक उठी। अचानक वो लड़की अंधेरे में कहां गुम हो गई, उसे कुछ पता नहीं चला। घबराया हुआ रुद्र फौरन अपने कमरे में आया। उसने अभी अभी जो कुछ भी देखा था उसे देखकर वो अंदर ही अंदर थोड़ा डर गया था कि अचानक उसे एक हल्की सी आहट सुनाई दी, जैसे अभी अभी कोई दरवाजे पर आकर रुका है। रुद्र पहले तो थोड़ा डरा, लेकिन फिर अपने डर को थोड़ा कंट्रोल करते हुए उसने बहुत ही धीरे से दरवाजा खोल दिया और इसी के साथ उसे एक तेज झटका लगा, क्योंकि दरवाजे पर एक अजनबी लड़की खड़ी थी जो बारिश में पूरी तरह भीग चुकी थी और रुद्र को देखकर बहुत ही मिस्टीरियस अंदाज में मुस्कुरा रही थी। रुद्र ने देखा कि वो एक सफेद साड़ी पहनी हुई थी जो भीग जाने से उसके शरीर से चिपक गई थी। उसकी भीगी सफेद साड़ी में उसके बदन के कसाव साफ पता चल रहे थे।
उसके उभार मानो साड़ी में छुपने के बजाय और साफ झलक रहे थे। इतनी सादे लिबास और बिना किसी बनाव सिंगार के बावजूद भी वो लड़की बला की खूबसूरत लग रही थी। कौन है आप? रुद्र ने किसी तरह हिम्मत जुटाकर पूछा। ये सुनकर वो लड़की खिलखिलाकर हंस पड़ी और बहुत ही लापरवाही से बोली, कमाल है मिस्टर रुद्र, एक लड़की रात के 2:30 बजे इतनी बारिश में आपके पास आई है और आप हैं कि उसे अंदर आने के लिए भी नहीं कह रहे हैं। ये सुनकर रुद्र हड़बड़ाता हुआ फौरन दरवाजे से हट गया। वो लड़की फुर्ती से न केवल अंदर आ गई बल्कि उसने धीमे से दरवाजा भी अंदर से बंद कर लिया और शांति से कमरे में कुर्सी पर बैठते हुए बोली, एक कप गर्मा गर्म कॉफी पिला सकते हैं या चाय भी चलेगी? ये सुनकर रुद्र हैरान था कि कैसे ये लड़की बिना किसी फॉर्मेलिटी के सीधा उसके घर में ही ऐसे घुस आई है जैसे वो रुद्र को बहुत पहले से जानती हो। देखिए, आखिर आप हैं कौन? रुद्र उसके सामने बैठते हुए बोला। और आप मेरा नाम और मेरे इस घर का पता कैसे जानती हैं? लेकिन रुद्र की इस बात पर कोई ध्यान न देते हुए वो लड़की कमरे में चारों तरफ अपनी नजरें दौड़ाते हुए बोली, लगता है मिहिरपुर वाले उस मर्डर मिस्ट्री केस में आपके हाथ कुछ भी नहीं लगा मिस्टर रुद्र, वरना आप इस कबाड़ खाने की जगह किसी आलीशान से बंगले में रह रहे होते। लड़की की इस बात को सुनकर रुद्र के दिलो दिमाग पर जैसे एक बिजली सी गिरी। वो फौरन ही अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया और बोला, ये सब क्या बकवास कर रही हैं? और ये मिहिरपुर मर्डर मिस्ट्री क्या है? मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है मैडम। आप शायद किसी गलत आदमी के पास आई हैं। लेकिन रुद्र की बात पूरी होने से पहले ही वो लड़की ठाका लगाकर हंस पड़ी। रुद्र कुछ कह पाता इससे पहले ही वो लड़की रुद्र के थोड़ा और करीब आई और आंखों में आंखें डालकर बोली, और अगर आपकी याददाश्त कमजोर हो चुकी हो तो मैं आपको आपका वो लेटेस्ट कांड भी याद दिला सकती हूँ मिस्टर रुद्र, जिसमें नाकामयाब रहने पर आप सुसाइड करने रेलवे ट्रैक पर चले गए थे। लेकिन अफसोस, आप अपने इस आखिरी कारनामे को अंजाम देने में भी पूरी तरह फेल साबित हुए। इससे पहले रुद्र कुछ बोलता, वो लड़की अपनी बात पूरी करते हुए बोली, मुझे तो ये भी पता है कि जिस बड़े नेता के खिलाफ आपको कुछ तगड़े सबूत मिले थे, चंद पैसों के लिए आपको वो भी बेचने पड़े क्योंकि आपको अपनी माँ का इलाज करवाना था। मैं जानती हूँ कि उस बात का गिल्ट आपको आज तक खाए जा रहा है। पैसों वाली बात सुनते ही रुद्र सकपका गया और मन ही मन सोचने लगा कि ये बात तो बस 2 ही लोगों को पता थी और आखिर ये अजनबी लड़की ये बातें कैसे जानती है? रुद्र के पास अब कुछ छिपाने को नहीं था और आगे बात को घुमाकर कोई फायदा भी नहीं था, इसीलिए वो झल्लाते हुए पूछ बैठा, आप चाहती क्या है मुझसे मैडम? ये सुनकर वो थोड़ा सीरियस होते हुए बोली, देखो रुद्र, मैं ना तो तुम्हें ब्लैकमेल करना चाहती हूँ, ना ही तुम्हारी पिछली जिंदगी से मुझे कोई लेना देना है। मैं तो तुम्हें बस इस फटीचर जिंदगी से छुटकारा दिलवाना चाहती हूँ। तुम्हें वो सब कुछ देना चाहती हूँ जिससे तुम अपनी बाकी की जिंदगी ऐशो आराम से जी सको। सच कहूँ तो मैं बस तुम्हारी किस्मत बदलना चाहती हूँ। बातों ही बातों में आपसे तुम पर आ चुकी उस अनजान लड़की की बातों को सुनकर पहले तो रुद्र को थोड़ा अपनापन महसूस हुआ, लेकिन तभी उसके दिमाग में अचानक से कुछ फ्लैश हुआ। कल जब मैं सुसाइड करने जा रहा था तो उस मैसेज में भी किस्मत बदलने वाली बात ही लिखी हुई थी। ये याद आते ही रुद्र ने थोड़ी कड़वाहट के साथ कहा, ओह, तो यानी आप वही हैं जिसने मुझे वो मैसेज और वो अजीब सा वीडियो भेजा था, और आप भी मुझसे कोई वैसा ही खतरनाक काम करवाना चाहती हैं जो मैंने अब तक उन दूसरे लोगों के लिए किया जिन्होंने मुझे धोखा दिया। इन सब के लिए इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत थी मैडम?
अभी थोड़ी देर पहले ही आप ही यहाँ आई थी ना, उस आधी सी काली साड़ी में अजीब सा भेस बनाकर मेरे कमरे के पीछे वाले हिस्से, मुझे डराने के लिए। रुद्र की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि ये सुनकर वो लड़की चौंकते हुए अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और फौरन कमरे के पीछे वाले दरवाजे को खोलते हुए बोलने लगी, कैसी अजीब सी लड़की, कहाँ है वो? बताओ मुझे रुद्र, किस तरफ थी वो? कहाँ गई आखिर वो? ये बोलते बोलते वो लड़की वापस कमरे के अंदर आ गई। रुद्र अभी भी वहां दरवाजे के पास खड़ा था कि तभी उसे फिर से उस रहस्यमयी लड़की की झलक दिखाई दी। उसकी सुर्ख लाल आंखें और बिखरे बाल देख रुद्र डर गया। उसकी झलक देखते ही वो घबराते हुए बोला, वो देखिए, वो लड़की वहां खड़ी है, उधर। उसने दरवाजे के बाहर स्ट्रीट लाइट की तरफ इशारा किया। ये सुन वो घबराकर उस दरवाजे के पास भागी हुई आई और बाहर देखा तो कोई नहीं था। ये देख वो घबराई और बोली, पर यहाँ तो कोई नहीं है। अपने साथ घट रही इन अजीब घटनाओं से रुद्र भी थोड़ा कंफ्यूज हुआ और फिर बोला, वो वहां अंधेरे में खड़ी थी। उसने अजीब सी काली साड़ी पहनी थी और उसकी आंखें लाल थीं। वो काफी डरावनी थी। फिर वो हंसी और एक बिजली की रोशनी कौंध गई और वो अचानक गायब हो गई। ये सुनकर वो लड़की थोड़े घबराए हुए अंदाज में बोली, ओह नो, वो तुरुक्षिणी, वो यहाँ कैसे आ गई? इस अजीब से नाम को सुनते ही रुद्र ने चौंकते हुए पूछा, तुरुक्षिणी, ये कौन है? इस पर लड़की ने कहा, वो एक शक्ति है, बेहद खतरनाक। What? लड़की की इस बात पर रुद्र बहुत ही हैरान होता हुआ बोला, क्या बकवास है ये? अलौकिक शक्ति तुरुक्षिणी? देखिए मैडम, आप अपनी इन उल्टी सीधी बातों से मुझे किसी जाल में फंसाने की कोशिश मत कीजिए। मुझे सब पता है, ये सब कहानी आपने ही बनाई है और आप ही किसी लड़की को भाड़े पर लेकर आई हैं और उसे ये सब नाटक करवा रही हैं। बहुत देखे हैं ऐसे बेवकूफ बनाने वाले। रुद्र की बात सुनकर लड़की ने कहा, अभी तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आएगा, लेकिन जिस दिन भी तुम्हें इन बातों पर यकीन आ जाए, फोन कर लेना मुझे। इतना कहने के साथ ही उस लड़की ने एक कार्ड रुद्र की तरफ उछाला और फौरन उसके कमरे से बाहर निकल गई। हैरान परेशान सा रुद्र वहीं खड़ा खड़ा उस लड़की को जाते हुए देखता रहा। उसके दिमाग में अब एक नया सवाल गूंज रहा था, तुरुक्षिणी। जहां एक और रुद्र हाथ में विजिटिंग कार्ड लिए उस लड़की की बातों को समझने की कोशिश कर रहा था, वहीं दूर अरण्यग्राम सुबह होते ही मोहिनी की जय जयकार से गूंज उठा, क्योंकि पिछली शाम गांव की पंचायत में एक 23 साल के नौजवान लड़के को निर्वाणा भवन में श्रमदान के लिए भेजने के लिए चुन लिया गया था। ये लड़का राजी अपनी बहन कमली के साथ इसी गांव में रहता था। पूरे गांव के सामने राजी को किसी राजकुमार की तरह सजाकर गाजे बाजे के साथ निर्वाणा भवन की तरफ ले जाया जा रहा था और पीछे पीछे सारे गांव वाले मोहिनी की जय जयकार करते अब भवन की ओर बढ़ने लगे थे। तभी राजी की बहन अचानक से मुखिया जी और क्रांति के आगे गिड़गिड़ाते हुए बोली, हम पर दया कीजिए मुखिया जी, मेरा और राजी का इस दुनिया में और कोई नहीं है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, उसे मोहिनी के निर्वाणा भवन मत भेजिए, वो वहाँ से कभी वापस लौट कर नहीं आएगा। पर इस पर मुखिया जी ने उसे समझाते हुए कहा, अरे पगली, तू क्यों रो रही है? तुझे तो खुश होना चाहिए कि तेरे भाई राजी को मोहिनी जी के निर्वाणा भवन की सेवा करने का अवसर मिल रहा है। उसके तो भाग्य खुल गए। ये सुनकर भी कमली लगातार रोए जा रही थी, जिस पर क्रांति ने उसे फौरन उठाकर एक तरफ धक्का देते हुए कहा, हमारा वक्त बर्बाद मत कर लड़की। मोहिनी जी ने 24 घंटे का समय दिया था जो अब बीतने वाला है। अगर ये समय बीत गया तो इस गांव पर इतनी बड़ी मुसीबत आएगी कि तू और तेरा भाई तो क्या, हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। इसी के साथ सभी गांव वाले राजी नाम के उस लड़के को लेकर तेजी से निर्वाणा भवन की तरफ बढ़ने लगे और राजी की बहन बेबसी से चीखती चिल्लाती अपने भाई को जाते हुए देखती रही।
जिस तरह अरण्य ग्राम में एक लड़की अपने भाई को खोने जा रही थी, तो वहीं दूसरे शहर भरतपुर में एक और लड़की ऐसी थी जो अपने भाई को वास्तव में खो चुकी थी। प्रेरणा नाम की इस लड़की का भाई अमृत अचानक कुछ दिन पहले कहीं गायब हो गया और किसी को इसका कोई सुराग नहीं मिल रहा था। प्रेरणा के साथ पुलिस भी अमृत को लगातार ढूंढने की कोशिश कर रही थी, पर कोई नतीजा ना निकलते देख प्रेरणा ने खुद अपने भाई को तलाश करने का मिशन अपने हाथों में ले लिया। उसने ठान लिया कि कुछ भी हो जाए वो अपने भाई को ढूंढ कर रहेगी और इसकी शुरुआत उसने शहर की सभी सड़कों, गलियों और दीवारों पर बड़े बड़े पोस्टर चिपका कर की। पोस्टर में प्रेरणा के भाई अमृत की बड़ी सी तस्वीर थी, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, अमृत को खोजने में हमारी मदद करें। प्रेरणा जहां एक तरफ अपने भाई अमृत का मिसिंग पोस्टर चिपका रही थी, वहीं दूसरी तरफ वो लोगों से अमृत की फोटो दिखाते हुए पूछताछ भी कर रही थी। बेहाल परेशान प्रेरणा को इस हालत में देखकर कांस्टेबल राणा, जो दिन रात उसकी मदद कर रहा था, बोल पड़ा, तुम जरा भी परेशान मत हो बेटा, हम हैं ना तुम्हारे साथ, देखना अमृत जल्दी मिल जाएगा। लेकिन प्रेरणा ने बहुत ही निराशा के साथ कहा, राणा अंकल, एक आप ही हैं जो मेरी मदद कर रहे हैं। देर शाम प्रेरणा घर पहुंचकर सीधा अपने बिस्तर पर निढाल होकर गिर पड़ी और जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, उसके सामने अमृत का मुस्कुराता हुआ चेहरा झिलमिला उठा। अमृत को याद करते ही प्रेरणा की आंखों में आंसू आ गए। तभी अचानक उसका फोन बज उठा और जैसे ही प्रेरणा ने फोन उठाया, वो स्क्रीन देखकर चौंक गई। इतनी रात को अननोन नंबर से वीडियो कॉल। उसने फौरन फोन पिक किया तो सामने अमृत का चेहरा देखकर खुशी से उछल पड़ी, पर अगले ही पल अमृत की इतनी बुरी हालत देखकर प्रेरणा की खुशी चिंता में बदल गई और दूसरी तरफ अमृत की आवाज में भी एक अजीब सा डर था। वो घबराहट में बोले जा रहा था, दीदी 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 मुझे बचा लो दीदी, ये पता नहीं कौन सी जगह है दीदी, एकदम अजीब, यहाँ सब कुछ बहुत ही मिस्टीरियस है, मुझे बचा लो दीदी, वरना वो मुझे मार डालेगी। इतना बोलते ही फोन कट हो गया। इससे पहले कि फोन कटता, प्रेरणा की नजर अमृत के गले में बने एक सांप नुमा नीले निशान पर गई, जिसे देख उसे कुछ समझ नहीं आया क्योंकि उसके भाई ने कभी कोई टैटू नहीं बनवाया था। अचानक कॉल कट जाने से परेशान प्रेरणा खिड़की के पास आकर खड़ी हो जाती है। तभी उसकी नजर घर के सामने एक अजीब से उकड़ू तरीके से बैठे एक आदमी पर पड़ती है, जिसने काला सा कंबल ओढ़ा है और अपने गले में ठीक वैसा ही नीला जिंदा सांप लपेट रखा है, जैसा नीला सांप नुमा निशान प्रेरणा ने वीडियो में अपने भाई के गले में अभी अभी देखा था। वो आदमी एकटक प्रेरणा को देखे जा रहा था। उसको देखकर प्रेरणा डर गई। वो खिड़की बंद करके अंदर आ गई। फिर उसने धीरे से खिड़की का दरवाजा खोलकर देखा तो वो आदमी अभी भी वहीं बैठा था और उसे ही देखे जा रहा था। तभी सामने से कोई कार गुजरती है और उसके साथ ही वो आदमी वहां से गायब हो जाता है। ये देखकर प्रेरणा काफी डर जाती है। अपने भाई के वीडियो कॉल के इस तरह डिस्कनेक्ट होने पर प्रेरणा की परेशानी और भी ज्यादा बढ़ गई और वो कंबल वाला आदमी जो उसे घूरे जा रहा था, जिसके गले में जिंदा नीला सांप लिपटा था, उसके बारे में भी सोच सोच कर वो परेशान हो उठी। उसने फौरन अपने भाई को उसी नंबर पे कॉल बैक किया और एक बार नहीं बल्कि कई बार उस नंबर पर कॉल किया, लेकिन हर बार इसका एक ही नतीजा निकला, उसकी कॉल कनेक्ट नहीं हुई। प्रेरणा के दिमाग में अपने भाई का चेहरा घूमने लगा जो उसने अभी अभी उस वीडियो कॉल में देखा था, और उस आदमी का भी जो उसे अपने घर के बाहर दिखा था। उसे ऐसा लग रहा था मानो जैसे उसके भाई को जबरदस्ती किसी बहुत ही अजीब सी जगह पर कैद करके रखा गया हो, लेकिन वो सांप नुमा नीला निशान जो उसके भाई की गर्दन पर था, वो उसे और भी ज्यादा परेशान कर रहा था।
सांप के आकार जैसा वो नीला निशान बहुत ही रहस्यमय लग रहा था और प्रेरणा ने आज से पहले इस तरह की कोई चीज कभी नहीं देखी थी। वो अचानक चौंक उठी क्योंकि उसे ध्यान आया कि जैसा निशान उसके भाई के गले पे था, ठीक वैसा ही जिंदा सांप उस आदमी की गर्दन में लिपटा हुआ था। निशान को दिमाग में दोहराते हुए प्रेरणा ने मन ही मन सोचा, क्या इस आदमी का मेरे भाई की किडनैपिंग से कोई कनेक्शन है? अमृत को बचाने का एक ही तरीका है, अब मुझे किसी भी तरह इस सांप नुमा नीले निशान का राज पता करना होगा और उस आदमी को भी ढूंढना होगा जो मेरे घर के नीचे था, क्योंकि अब ये निशान ही मुझे मेरे भाई अमृत तक पहुंचा सकता है। जहां प्रेरणा एक तरफ अपने भाई तक पहुंचने की तरकीब लगा रही थी, तो वहीं अरण्य ग्राम में राजी, जिसे गांव वालों ने मोहिनी के निर्वाण भवन में भेज दिया था, वो इस वक्त किसी अंधेरी सी कोठरी के फर्श पर लुढ़का पड़ा था। वो धीमे धीमे अपनी आंखें खोलकर कुछ याद करने की कोशिश कर रहा था, पर उसे बस इतना ही याद आया कि जब गांव वाले उसे निर्वाणा भवन के मुख्य द्वार पर छोड़कर वापस लौटे थे, तो कुछ लोग उसे किसी अंधेरी सी सुरंग नुमा जगह में ले गए थे, जहां उसे कोई पेय पदार्थ दिया गया था, जिसे पीने के बाद राजी के दिलो दिमाग पर मदहोशी छाने लगी थी। अपने साथ क्या हुआ, राजी इस बात को याद करने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी उसके कमरे का दरवाजा खुला और किसी लड़की की बहुत ही धीमी और मुलायम सी आवाज आई, उठो राजी, अब एक गुप्त प्रक्रिया शुरू होने वाली है। इसी के साथ बहुत से कोमल हाथों ने राजी को सहारा दिया और उसे बाहर की ओर ले जाने लगी। अधखुली आंखों से राजी ने महसूस किया कि इस वक्त वो बहुत सी लड़कियों से घिरा हुआ है। उनका कोमल स्पर्श और उनके जिस्म से उठ रही भीनी भीनी सी महक राजी बहुत अच्छे से महसूस कर रहा था। धीरे धीरे वो सभी लड़कियां राजी को कमरे से बाहर एक ऐसी जगह पर लेकर पहुंची जो चारों तरफ से ऊंची ऊंची दीवारों से घिरी हुई थी। वहां दूर दूर तक कई जगह संगमरमर के चबूतरे बने हुए थे, जिसके बीचों बीच एक बड़े से तरणताल में लबालब भरा साफ पानी शीशे की तरह चमक रहा था और उसके आसपास से आ रही भीनी खुशबू से अंदाजा लगाया जा सकता था कि कई तरह के इत्र से उस ताल के पानी को सुगंधित किया गया है। राजी अभी कुछ समझ पाता उससे पहले ही हंसती खिलखिलाती वो लड़कियां उसे लेकर ताल के पानी में उतर जाती हैं और ठंडे पानी में उतरते ही राजी को पूरी तरह से होश आ जाता है। उसने देखा कि वो कमर तक पानी में डूबा हुआ है और उसके चारों तरफ करीब 10-12 लड़कियां पानी में अटखेलियां कर रही हैं और स्नान के साथ साथ वो लड़कियां राजी के जिस्म पर तरह तरह के सुगंधित लेप लगा रही हैं, जिसे राजी एक बार फिर से मदहोशी के आलम में डूबने लगा था। थोड़ी देर बाद वो लड़कियां राजी को लेकर तरणताल से बाहर निकली और उसके गीले वस्त्र उतारकर एक रेशमी परिधान उसे पहना दिया। तभी उन लड़कियों को लगा कि राजी घबराया हुआ है। उनमें से एक ने पूछा, क्या हुआ, तुम इतना क्यों घबरा रहे हो? ये सुनकर राजी बोले, मैं वो यहाँ जो भी मर्द आते हैं वो पागल हो जाते हैं, तो क्या मैं भी पागल हो जाऊंगा? उसकी ये बात सुनकर सभी लड़कियां खिलखिलाकर हंस पड़ी और एक ने कहा, नहीं नहीं, तुम पर तो हमारी स्वामिनी मोहिनी जी का आशीर्वाद है, तुम पागल नहीं होगे, तुम तो उनकी खास श्रेणी में हो, तुम्हारी तो किस्मत चमकने वाली है। सभी लड़कियां फिर से हंसने लगीं। फिर वो उसे लेकर एक लंबे से गलियारे से होते हुए एक बड़े से कमरे के पास पहुंची, जिसका दरवाजा इस वक्त बंद था। एक लड़की ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला और हंसती खिलखिलाती उन सभी लड़कियों ने राजी को उस कमरे के अंदर धकेल दिया। राजी के अंदर दाखिल होने के साथ दरवाजा बंद हो गया। कमरे में बहुत ही धीमा प्रकाश फैला हुआ था और यहाँ एक असीम शांति छाई हुई थी। सारा माहौल भीनी भीनी खुशबू में डूबा हुआ था।
राजी ने देखा कि कमरे के फर्श पर एक मखमली आसन बिछा हुआ है, जिस पर एक औरत अपनी आंखें बंद किए हुए चेहरे पर धीमी मुस्कुराहट के साथ बैठी हुई है। ये औरत कोई और नहीं बल्कि मोहिनी थी। राजी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि जिस औरत का नाम और रहम अरण्य ग्राम ही नहीं बल्कि दूर दराज तक के इलाकों में फैला हुआ है, वो मोहिनी इस वक्त उसके सामने थी। उसके जिस्म पर हल्के नीले रंग का एक बहुत ही खूबसूरत लिबास था। उसके चेहरे पर इस वक्त इतनी सौम्यता बिखरी हुई थी और वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। राजी मने मन ये सब सोच ही रहा था कि तभी धीमी सी आवाज आई, यहाँ आओ राजी, मेरे पास आकर बैठो। कमरे में मोहिनी की गंभीर लेकिन बहुत ही मधुर आवाज गूंज उठी। उसकी आंखें अभी भी बंद थीं, लेकिन लोग कहते थे कि वो बंद आंखों से भी सब कुछ देख सकती थी, लोगों का भूत, भविष्य और वर्तमान सब। राजी के जिस्म में एक सिहरन सी दौड़ गई और वो मंत्र मुग्ध सा चलता हुआ मोहिनी के आसन पर ठीक उसके सामने आकर बैठ गया और उसके बैठते ही मोहिनी ने एक झटके में अपनी आंखें खोल दी। उसकी आंखों में देखकर राजी के दिलो दिमाग में जैसे कोई बिजली सी कौंध गई और वो जैसे सम्मोहित सा हो गया। तभी मोहिनी ने अपने पास रखा हुआ एक चांदी का प्याला उठाकर राजी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये भवन का वो दिव्य मिष्ठान है राजी, जिसे हम अतिथियों का स्वागत करते हैं। लो, मेरे हाथों से इसका सेवन करो। राजी ने देखा कि चांदी का वो प्याला ठंडी और सुगंधित खीर से भरा हुआ है। राजी ने थोड़ी उलझन के साथ पूछा, मैं और अतिथि? लेकिन मुझे तो यहाँ सबने श्रमदान के लिए भेजा है। ये सुनकर मोहिनी के होठों पर एक मुस्कान खिल उठी और उसने प्याले में से एक चम्मच खीर राजी के होठों से लगाते हुए कहा, तुम हमारे विशेष अतिथि हो राजी, लो इस खीर का सेवन करो। ये सुनते ही राजी ने खीर खा ली। खीर का स्वाद सचमुच बहुत ही अनोखा था। ऐसी चीज राजी ने पहले कभी नहीं चखी थी। राजी के खीर खाते ही मोहिनी की मुस्कान और भी गहरी हो गई और अब राजी को एक अजीब सा एहसास होने लगा। उसे ऐसा लगने लगा जैसे उसका दिमाग शिथिल होता जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ उसके जिस्म में एक रोमांच भी पैदा हो रहा है। इसे देखकर मोहिनी ने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया और राजी के चेहरे को बहुत ही प्यार से सहलाते हुए बोली, तुम्हारे जैसे नौजवान की जगह उस गांव में नहीं बल्कि यहाँ है राजी, और तुम्हारा असली ठिकाना है निर्वाणा भवन। मोहिनी के नाजुक हाथों के स्पर्श से अब राजी के पूरे बदन में चिंगारियां सी छूटने लगी। उसका दिमाग और जिस्म दोनों अब उसकी पकड़ से दूर हो रहे थे, जिसे देख मोहिनी बहुत ही कामुक अंदाज में बोली, खुद को मत रोको राजी, आओ और अपनी सारी लालसाओं को मुक्त कर दो। ये सुनते ही अब राजी के भीतर का सैलाब सारे बांध तोड़कर पागलों की तरह मोहिनी की उन उंगलियों को छूने लगा, जिसे देखकर मोहिनी अपनी कामुक आवाज में बोल पड़ी, राजी आओ और अपने आप को मेरे हवाले कर दो। अपना ये जिस्म, ये दिमाग, ये वजूद, ये सब कुछ मोहिनी को सौंप दो। आओ राजी, समा जाओ मुझ में। और इसी के साथ मोहिनी ने अपने जिस्म पर पहना हुआ वो नीला पारदेशी परिधान एक झटके में खुद पर से उतार फेंका और धीरे धीरे राजी के कपड़े उतारने लगी। इधर धीरे धीरे राजी की भी आंखें बंद होने लगी और वो मदहोशी में डूबने लगा। मोहिनी ने उसे बहुत ही हौले से अपने ऊपर खींच लिया और फिर बहुत ही गहराई के साथ उसके होठों को छूने लगी। फर्श पर बिछे उस मखमली आसन पर राजी और मोहिनी के जिस्म बहुत देर तक ऐसे ही मचलते रहे। पूरा कमरा उनकी गहरी गहरी सांसों से गूंजता रहा।
जहां एक और अरण्य ग्राम में मोहिनी राजी को अपने आगोश में समेटे हुई थी, तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली में रुद्र पूरी रात अपने कमरे से डर के मारे बाहर नहीं निकला। उसका दिमाग ये सोच सोच कर फटा जा रहा था कि आखिर वो लड़की कौन है और वो उसकी पुरानी जिंदगी के सारे राज कैसे जानती है, उसे मुझसे क्या चाहिए और आखिर कौन सी डील करना चाहती है वो जिससे मेरी किस्मत बदल जाएगी। वैसे रुद्र इस डील के लिए मन ही मन तैयार हो गया था, क्योंकि उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। लेकिन वो बार बार ये सोचकर डर रहा था कि कहीं ये लड़की भी उसे औरों की तरह धोखा देकर अपना काम ना करवा ले और वो फूटी कौड़ी के लिए हाथ मलता फिरे। दिमाग में चलती डील के बीचों बीच उसे एक और डर खाए जा रहा था। वो था तुरुक्षिणी का डर। उस लड़की ने बताया था कि तुरुक्षिणी एक अलौकिक शक्तियों की मालकिन है और उसके जिक्र से खुद वो लड़की भी तो डर गई थी। उसके बाद वो रुद्र को अपना विजिटिंग कार्ड देकर चली गई थी। लेकिन रुद्र का दिमाग इस तुरुक्षिणी वाली बात को मानने से बार बार इनकार कर रहा था और उसे बार बार लग रहा था कि वो लड़की उसे किसी खतरनाक खेल में फंसाने की तैयारी कर रही है। वो मन ही मन सोच रहा था कि बेटा रुद्र, तुझे इन सब के बारे में इन्वेस्टिगेशन करनी ही होगी, लग जा काम पर। और ये कहते ही रुद्र ने उस कार्ड को एक तरफ रखा और किचन में एक स्ट्रॉन्ग कॉफी बनाई और फिर अपना लैपटॉप ऑन करके उसके सामने बैठ गया और तुरुक्षिणी रिलेटेड कंटेंट को इंटरनेट पर छानना शुरू कर दिया। इस काम में रुद्र इतना डूब गया कि उसे ये भी नहीं पता चला कि कब उसकी मेड उसके फ्लैट की सफाई करके चली गई और कब चंदू आकर मेड से धोने वाले कपड़े समेट कर ले गया। रुद्र सच में इस कदर डूबा कि उसे सुबह से शाम और शाम से रात का अंदाजा नहीं रहा। तभी अचानक रुद्र को कुछ महसूस हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे खिड़की से तेज हवा का झोंका आया हो और फिर इसी के साथ उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई देने लगी, जैसे कोई उसके कमरे के पीछे वाले हिस्से में चहलकदमी कर रहा हो। इसे सुनते ही रुद्र के रोंगटे खड़े हो गए। उसे कल रात वाली घटना फिर से याद आ गई और इसके दिमाग में फिर तुरुक्षिणी का नाम कौंधने लगा। उसने तेजी से सभी दरवाजे खिड़कियों को कस के बंद कर दिया और धीमे धीमे कमरे की सभी लाइट्स ऑफ कर दी और अपना लैपटॉप ऑफ कर चुपचाप खुद को चादर में ढककर आंखें मूंद ली। पर चादर के अंदर सारी रात उसका दिल ये सोचकर धड़कता रहा कि क्या वो तुरुक्षिणी उसके कमरे के आसपास ही भटक रही है। वो रात भर ढंग से सो भी नहीं पाया था कि अगली सुबह बिल्डिंग में उठे तेज शोर से उसकी आंखें खुल गईं। शोर सुनकर रुद्र फौरन बाहर आया तो उसने देखा कि पड़ोस के एक फ्लैट के सामने काफी भीड़ जमा थी। इस पर रुद्र ने एक पड़ोसी से पूछा तो वो बुरी तरह से घबराते हुए बोला, ठीक से तो मुझे भी नहीं पता, पर लोग कह रहे थे कि कल रात किसी जंगली जानवर ने एक लड़के पर हमला करके उसे बुरी तरह घायल कर दिया। इस पर रुद्र ने हैरानी से पूछा, जानवर? शहर में भला जंगली जानवर कैसे आ सकता है? लेकिन ये कहते कहते रुद्र अचानक रुक गया और एक बार फिर उस आदमी से पूछा, भाई साहब, कहाँ है वो लड़का? इस पर पड़ोसी ने कहा, अभी अभी सिटी हॉस्पिटल ले गए हैं, लेकिन उसकी हालत इतनी खराब है कि वो शायद ही जिंदा बचे। वो आगे कुछ कहते इससे पहले ही रुद्र तेजी से दौड़ता हुआ वहां से अपने रूम में वापस आया और जेब में कुछ डॉक्यूमेंट, आईडी रख बाइक की चाबी लेकर फौरन हॉस्पिटल की ओर रवाना हो गया। भारी ट्रैफिक के बीच अपनी बाइक को तेजी से दौड़ाता हुआ रुद्र हॉस्पिटल पहुंचा तो उसने देखा उस लड़के की हालत सचमुच बहुत नाजुक है। उसके गले और सीने पर नुकीले पंजों और पैने दांतों के निशान उभर आए थे जो बहुत ही गहरे थे। वो लड़का दर्द की वजह से बुरी तरह कराह रहा था। डॉक्टर और नर्स उसे घेर कर खड़े थी कि तभी रुद्र ने फौरन अपनी आईडी दिखाई और झूठ बोलते हुए कहा, एक्सक्यूज मी डॉक्टर, आई एम अ रिपोर्टर फ्रॉम अ रेप्यूटेड न्यूज चैनल एंड ऑल्सो नेबर ऑफ दिस गाय। प्लीज
मुझे इनसे बात करनी दीजिए। डॉक्टर अभी कुछ कह पाता उससे पहले ही रुद्र ने उस लड़के से पूछा, ये सब कैसे हुआ, किसने किया? लड़का रुद्र को पहचानता था। वो बहुत ही मुश्किल से लड़खड़ाती हुई आवाज में बोला, एक लड़की थी, उसकी लाल आंखें थी और उसकी हंसी कुछ अजीब सी थी, और वो लड़की खुद भी अजीब सी थी, बेहद डरावनी। ये बोलते बोलते वो लड़का बेहोश हो गया और अचानक रुद्र के दिमाग में एक धमाका हुआ। यानी वो लड़की की बात एकदम सही थी, ये तुरुक्षिणी सचमुच है। मन ही मन सोचते हुए रुद्र ने खुद से कहा, उसने कहा था कि जब मुझे इन सब बातों पर यकीन हो जाए तो मैं उसे फोन कर सकता हूँ, और अब तो मेरे पास इस तुरुक्षिणी वाली बात पर यकीन न करने की कोई वजह ही नहीं है। रुद्र ने फटाफट अपनी जेब में हाथ डाला तो देखा जेब में रखे किसी भी कार्ड में उस लड़की का फोन नंबर नहीं था। वो तेज कदमों से पार्किंग लॉट में पहुंचा और अपनी बाइक भगाते हुए सीधा अपने फ्लैट पर पहुंच गया, और दरवाजा खोलते ही सबसे पहले उस कार्ड को हर मुमकिन जगह पर खोजने लगा कि तभी डोरबेल बजती है। रुद्र फटाफट दरवाजा खोलता है तो देखता है सामने चंदू प्रेस किए हुए कपड़ों के साथ एक कागज लेकर खड़ा है, और रुद्र को देखते ही बोलता है, अरे भैया ये लीजिए, ये कार्ड था आपकी जेब में, प्लीज भैया अपनी कागज पत्री सब निकाल कर कपड़े दिया कीजिए, कहा है ना दिक्कत होती है हमको। चंदू ने कार्ड पकड़ते हुए रुद्र के हाथ में कपड़ों का ढेर पकड़ा दिया, और रुद्र ने भी उसकी बात पर सिर हिलाते हुए कपड़ों का ढेर लिए हुए पैरों से दरवाजा बंद किया, और अंदर आकर बेड पर कपड़े पटकते हुए जैसे ही कार्ड को देखा तो अपना सिर पीट लिया, क्योंकि उस कार्ड का एक एक अक्षर धुल कर बह चुका था। उस बदरंग हो चुके कार्ड को देखता हुआ रुद्र मन ही मन खुद को कोस रहा था और बड़बड़ाए जा रहा था, तेरे साथ ना हमेशा यही होता है। कहा था ना उस तोते वाले बाबा ने, संकट आने वाला है तुम पर, और तुम तो किसी की बात को सीरियसली नहीं लेते। अब कैसे करोगे उसे कांटेक्ट, कहाँ तलाश करोगे इतने बड़े शहर में? मन ही मन अपनी बेवकूफी पर बड़बड़ाते हुए रुद्र ने बेकार हो चुके कार्ड को डस्टबिन में फेंका और अपना हेलमेट पहनते हुए बोला, आज जो हो जाए उसे ढूंढ कर ही रहूंगा। हे ईश्वर, आज मदद कर देना, आगे मैं संभाल लूंगा। और बड़बड़ाते हुए रुद्र अपनी बाइक स्टार्ट कर मार्केट की ओर निकल पड़ा। लेकिन उस लड़की को ढूंढना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने के बराबर था। रिपोर्टर होने के नाते रुद्र शहर के चप्पे चप्पे से वाकिफ था, लिहाजा उसने शॉपिंग मॉल से लेकर मेट्रो स्टेशन तक, नाइट क्लब से लेकर बियर बार तक और यहाँ तक कि चाय की टपरी पर भी उसे ढूंढने की कोशिश की। लेकिन वो लड़की क्या, उसकी परछाई भी रुद्र के हाथ नहीं आई। उस लड़की को ढूंढते ढूंढते रात घिरने लगी थी। थका हारा रुद्र निराशा के साथ अपने घर की तरफ लौटने लगा। सुनसान हाईवे पर धीमे धीमे वो अपनी बाइक लहराते हुए मन ही मन सोचे जा रहा था, क्या यार, डील हाथ में आते आते रह गई। तुझे उसी वक्त उस लड़की को कॉल कर लेना चाहिए था, कम से कम फोन नंबर ही सेव कर लेता। 2 रुपए की कॉल के चक्कर में इतना पेट्रोल और टाइम तो वेस्ट नहीं होता। ये सोचते हुए रुद्र अपनी बाइक दौड़ाए चला जा रहा था कि अचानक उसने तेजी से ब्रेक लगा दी, क्योंकि उस सुनसान सड़क पर एकाएक कोई लड़की उसकी बाइक के सामने आ गई, और उसे देखते ही रुद्र चिल्लाते हुए बोला, तुम यहाँ? तभी रुद्र के सामने वही लड़की अचानक से आ गई जिसे वो पूरे दिन ढूंढ रहा था, और जो उस रात रुद्र के घर आ गई थी और फिर तुरुक्षिणी के बारे में बताकर अचानक कार्ड देकर चली गई थी। उस लड़की के अचानक ही अपने बाइक के आगे आने से रुद्र बुरी तरह से चौंक गया था। ये सुनते ही और रुद्र को सामने देखकर वो लड़की भी घबराए हुए लहजे में बोली, सवाल जवाब बाद में, अभी जल्दी चलो यहाँ से। इस पर रुद्र ने उससे हैरानी से पूछा,
लेकिन तुम इतनी रात को इस सुनसान इलाके में क्या कर रही हो? इस पर झल्लाते हुए वो लड़की तेजी से बाइक पर बैठते हुए बोली, ओफो, कहा ना सब कुछ बताऊंगी, लेकिन पहले निकलो यहाँ से जल्दी, वरना मेरे साथ साथ तुम भी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। ये सुनकर रुद्र भी थोड़ा घबरा गया और उसने फौरन अपनी बाइक आगे बढ़ा दी और बाइक को रेस देते हुए हाईवे पर आगे बढ़ने लगा और बोला, तुम्हें पता है मैं दिन भर तुम्हें ढूंढ रहा था और देखो तुम मिली भी तो कैसे, अभी मरती मेरे हाथों से। ये सुनकर उस लड़की ने रुद्र की बात पर हैरानी जाहिर करते हुए कहा, मरना तो सभी को है, खैर नंबर तो दिया था तुम्हें, तो फिर मुझे ढूंढने की क्या जरूरत थी? इसके जवाब में रुद्र बाइक पर ही अपनी पूरी कहानी बताने लगा, जिसे सुनकर वो लड़की खिलखिलाते हुए बोली, यानी बेवकूफी में तुम्हारा कोई मेल नहीं है ना? ये सुनकर रुद्र के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान उभर आई, मानो उसकी बेवकूफी पकड़ी गई हो। उस लड़की से बात करते हुए रुद्र एक पल के लिए भूल चुका था कि अभी अभी वो किसी मुसीबत की बात सुनकर इस लड़की के साथ भागा है। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी उस लड़की ने रुद्र की पीठ पर थपथपाते हुए कहा, बस बस यहीं आगे कट पर रोक दो। इतना सुनते ही रुद्र ने फौरन ब्रेक लगा दिया और बाइक रोकते हुए इधर उधर देखने लगा। उसने देखा चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा था और पूरा इलाका भी सुनसान ही लग रहा था। ये देखते ही रुद्र चौंकते हुए बोला, क्या जगह है ये? बैठो मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ, यहाँ मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। रुद्र की बात खत्म होती इससे पहले वो लड़की तेजी से बोलने लगी, फोन निकालो जल्दी। रुद्र उसकी इस हरकत पर एकदम सकपका गया और कुछ बोलता उससे पहले वो दोबारा बोली, जल्दी करो रुद्र, फोन निकालो, टाइम नहीं है। सुनसान इलाके में उस लड़की की इस हरकत से रुद्र डर गया। आखिर वो जानता ही क्या था इसके बारे में, पर फिलहाल वो कुछ सोचने की हालत में नहीं था और उसने डरते डरते अपना फोन निकालकर उसकी ओर बढ़ा दिया और कुछ अनहोनी होने के डर से बाइक स्टार्ट कर आगे बढ़ने ही वाला था कि लड़की ने मोबाइल लौटाते हुए कहा, निमिषा, याद कर लो, यही नाम है मेरा और नंबर सेव कर दिया है। अब मुझे ढूंढने के लिए तुम्हें भटकना नहीं पड़ेगा। फोन हाथ में वापस देखकर रुद्र की जान में जान आई और उसने तेजी से गहरी सांस भरते हुए निमिषा को थैंक यू बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि उसने देखा निमिषा सुनसान सड़क पर तेजी से चलती हुई एक अंधेरे कोने में गुम हो गई। रुद्र अपनी बाइक स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था कि अचानक ही वहां का मौसम बदल गया। बिजली कड़कने लगी, बादल गरजने लगे और झमाझम बारिश गिरने लगी। अचानक से बदले मौसम को देख रुद्र थोड़ा घबरा गया। तभी उसका ध्यान झाड़ियों पर गया जहां से तेज रोशनी चमक रही थी और उसे वो काली साड़ी वाली लड़की दिखाई दी जो उस रात उसे अपने घर के बाहर दिखी थी। अपनी सुर्ख लाल आंखों से वो रुद्र को ही देख रही थी। उसे देख रुद्र पूरी तरह डर गया। उसके मुंह से एकाएक निकला, तुरुक्षिणी। ये बोलते ही रुद्र बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा। उसकी बाइक स्टार्ट हुई और वो वहां से तेज रफ्तार में निकल गया। इधर राजी की आंख खुली तो वो बुरी तरह से चौंक गया और खुद में ही बड़बड़ाने लगा, ये सब क्या है? कहीं ये कोई डरावना सपना तो नहीं? राजी को एकाएक सांप नुमा नीला निशान, पागलपन और न जाने क्या क्या याद आने लगा। राजी घबरा कर उठा और कमरे में इधर उधर देखने लगा कि तभी उसे उस अंधेरे कमरे में एक छोटा सा रोशनदान दिखाई दिया जिसमें लोहे की मजबूत जाली लगी हुई थी। राजी लपक कर उस ओर बढ़ा और जाल से बाहर झांकने लगा, लेकिन दूर दूर तक सिवाय घने जंगल के और कुछ भी नहीं था। वो फिर भी इस उम्मीद में कि शायद उसकी आवाज कोई सुन ले पूरी ताकत से चिल्ला उठा,
बचाओ, कोई है, भगवान के लिए मुझे यहाँ से बाहर निकालो। पर वहां कोई नहीं था जो उसकी पुकार सुनकर उसके करीब आता। राजी अब थक कर दीवार के सहारे वहीं बैठ गया और अपनी बहन को याद कर रोने लगा। भवन के एक छोर में बने इस कमरे में जहाँ राजी चुपचाप मायूस सा बैठा था, तो वहीं दूसरी ओर भवन में कुछ विषानियां हंसते खिलखिलाते झुंड बनाकर सुखना ताल में स्नान के लिए बढ़ रही थी। वो सभी धीमे धीमे बात करते हुए आगे बढ़ रही थी कि तभी नंदिनी नाम की एक विषानी चुपचाप उस झुंड से निकलकर अपना रास्ता बदल लेती है और इधर बाकी सभी विषानियां ताल पहुंचकर पानी में अटखेलियां करती हुई एक दूसरे के साथ उन्मुक्त अंदाज में हंसी मजाक करने लगती हैं कि तभी अचानक पास की घनी झाड़ियों में उन्हें एक हल्की सी सरसराहट और एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जिन्हें सुनते ही सभी विषानियां सतर्क हो जाती हैं। वो सभी डरकर इधर उधर देखने लगती हैं कि तभी उनमें से एक विषानी मुस्कुराते हुए बोलती है, अरे इसमें घबराने की क्या बात है? हो सकता है कोई अभागा पुरुष हो जिसे हमें निहारने का अंजाम पता न हो। और इतना सुनते ही सभी विषानियां फिर से खिलखिलाकर हंसने लगती हैं। लेकिन अगले ही पल फिर से उन झाड़ियों में तेज हलचल होती है और अचानक ही तेज हवाओं के साथ बादल, बिजली कड़कने लगते हैं और बारिश होने लगती है। फिर एक अजीब सी आवाज के साथ वही सुर्ख लाल आंखों वाली लड़की उन्हें दिखाई पड़ती है, जिसकी आवाज सुनते ही विषानियों की खिलखिलाहट एक झटके में गायब हो जाती है और वो सब डर के मारे एक साथ चीखते हुए बोलती है, बाबा भागो, ये तो तुरुक्षिणी है। और ये सुनते ही वहां खलबली मच जाती है। तभी एक विषानी बोलती है, पर तुरुक्षिणी दोबारा कैसे आ सकती है? उसे तो हमारी स्वामिनी मोहिनी जी ने नष्ट कर दिया था और अरण्य ग्राम को बचा लिया था। हमें जल्द से जल्द भवन पहुंचकर स्वामिनी को ये बताना होगा। सभी विषानियां फौरन ताल से बाहर निकलती हैं और बिना देर किए भीगे वस्त्रों में ही निर्वाणा भवन की ओर भागने लगती हैं। इधर नंदिनी नाम की वो विषानी जो झुंड से खुद को छिपते छिपाते एक दूसरे रास्ते पर बढ़ चली थी, वो अचानक जंगल में एक पुरानी सी झोपड़ी के पास आकर रुक जाती है। वो रुककर इधर उधर देखती है, फिर धीरे से झोपड़ी के अंदर जाने के लिए अपने कदम बढ़ाती है कि तभी कोई उसे बाजुओं से पकड़कर उस अंधेरी झोपड़ी में खींच लेता है और अपने साथ ये सब होता देख उसके मुंह से तेज चीख निकलने ही वाली होती है कि कोई उसके होठों पर अपना हाथ रखते हुए उसके कानों में फुसफुसाते हुए बोलता है, चिल्लाना मत नंदिनी, मैं हूँ विक्रम। जैसे ही नंदिनी उस आवाज को सुनती है, वो तेजी से अपने होठों पर रखे उस हाथों को जोर से काट लेती है। नंदिनी की इस हरकत पर विक्रम दर्द से चिल्ला उठता है, आ! कितनी शैतान हो तुम नंदिनी, ऐसे कोई काटता है क्या? इस पर नंदिनी भी नकली गुस्सा दिखाते हुए बोलती है, और जो तुमने किया ऐसा भी कोई करता है क्या? देखो अब तक मेरी सांसें कितनी तेज चल रही है, मैं डर गई थी विक्रम। नंदिनी की ये बात पूरी हो पाती इससे पहले ही विक्रम ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसकी गर्दन को चूमते हुए बोला, डर कैसा नंदिनी, तुम और मैं यहाँ सुरक्षित हैं। ये बोलते ही विक्रम के होंठ नंदिनी के अंगों पर फिसलने लगे। विक्रम नंदिनी के जिस्म से साड़ी हटाते हुए धीमे से उसके कान में फुसफुसाने लगा, नंदिनी, इस पल का कितनी बेसब्री से इंतजार था मुझे। मैं रोज यहाँ आकर तुम्हारा इंतजार करके खाली हाथ वापस लौट जाता था। और इतना सुनते ही नंदिनी शरारत भरे अंदाज में बोल पड़ी, लेकिन आज
तुम खाली हाथ नहीं लौटोगे। और ये बोलते ही नंदिनी ने विक्रम को अपनी ओर खींच लिया। विक्रम भी अब पागलों की तरह नंदिनी के होठों को गहराई से चूमने लगा और धीरे धीरे वो दोनों उस वीरान जंगल में, उस टूटी फूटी झोपड़ी में एक दूसरे के भीतर समाने की कोशिश में जुट गए। जहां नंदिनी निर्वाणा भवन के बाहर अपने प्रेम प्रसंग में डूबी हुई थी, वहीं दूसरी ओर निर्वाणा भवन में मोहिनी एक बड़े से कमरे में अपने सुनहरे आसन पर विराजमान होकर कुछ विषानियों से जवाब तलब कर रही थी। केतकी, अरण्य ग्राम के मुखिया ने आगे की कार्यवाही शुरू की या नहीं? 4-5 विषानियां जो सर झुकाए मोहिनी के सामने खड़ी थीं, उनमें से एक ने कहा, जी मोहिनी जी, अरण्य ग्राम का मुखिया अपने आदमियों के साथ खुद आसपास के गांव कस्बों में ये चेतावनी देने गया है कि शाम ढले सुखना ताल से लेकर निर्वाणा भवन तक का हिस्सा पुरुषों के लिए निषेध है। केतकी के मुंह से ये जवाब सुनकर मोहिनी ने गहरी सांस भरते हुए अपनी आंखें बंद कर ली और गंभीर स्वर में बोली, सिर्फ आसपास के गांव कस्बों से क्या होगा केतकी? ये चेतावनी दूर दूर तक शहरों में गूंजनी चाहिए। मोहिनी की इस बात को सुनकर केतकी और सभी विषानियों ने रजामंदी में सिर हिलाया और कमरे से बाहर की ओर निकलने लगी कि तभी मोहिनी ऊंचे स्वर में बोली, तुम यहीं रुको वर्तिका। वर्तिका घबरा कर रुकी और मोहिनी ने एक झटके में अपनी आंखें खोलते हुए उससे पूछा, आज दिन कौन सा है वर्तिका? और साल? वर्तिका इन सवालों को सुनकर थोड़ी उलझन में पड़ गई और मन ही मन कुछ हिसाब लगाने लगी। तभी मोहिनी कुटिल मुस्कुराहट के साथ ऊंची आवाज में बोली, लगता है कि तुम भूल गई हो कि 24 साल पूरे होने में बस अब कुछ ही अरसा बाकी है। ये सुनते ही वर्तिका के चेहरे का रंग अचानक से उड़ गया। उसके हाथ पैर थर थर कांपने लगे। वर्तिका को कोई अंदाजा ही नहीं था कि मोहिनी उसकी दुखती नफ्स पर हाथ रख देगी। वर्तिका डरी सहमी सी एक पल के लिए बस डरी हुई नजरों से मोहिनी की तरफ देखती रह गई। जिस तरह वर्तिका के जीवन में मोहिनी के इस सवाल से तूफान आ चुका था, तो वहीं प्रेरणा भी अपने भाई अमृत के लिए हर दिन एक नए तूफान से लड़ रही थी और भरी दोपहरी वो अलग अलग टैटू शॉप में जा जाकर टैटू डिजाइनर्स से सवाल जवाब कर रही थी, ताकि कोई भी उसे उस नीले सांप नुमा निशान के बारे में बता सके। पर सबका जवाब एक था, देखिए मैडम, जिस तरह के निशान के बारे में आप बात कर रही हैं, वैसा टैटू तो मैंने कभी नहीं बनाया। इस पर प्रेरणा बहुत ही निराशा भरे अंदाज में बोली, भैया, मैं शहर के सभी टैटू डिजाइनर्स के चक्कर काट चुकी हूँ और हर कोई वही बात कहता है जो आप कह रहे हैं, लेकिन मैंने उस तरह का टैटू अपनी आंखों से देखा है। पर भरतपुर में ऐसा कोई टैटू वाला नहीं था जो प्रेरणा को उसके सवालों के जवाब दे पाता। प्रेरणा थकी हारी घर की ओर लौट रही थी कि तभी पीछे से एक आवाज आई, प्रेरणा बेटा। आवाज सुनकर प्रेरणा पलटी तो देखा आवाज लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि कांस्टेबल राणा थे, जो कई दिनों से प्रेरणा के साथ अमृत को ढूंढने में उसकी मदद कर रहे थे। अरे बेटा, मैंने तुम्हें कितने फोन किए, लेकिन तुमने कॉल रिसीव ही नहीं की। फिर हांफते हुए कहा, वो तो शुक्र है कि तुम मुझे यूं अचानक मिल गई। अब बैठो जल्दी और फौरन चलो मेरे साथ। इतना सुनते ही प्रेरणा बाइक पर बैठी और जिज्ञासावश पूछ बैठी, कोई क्लू मिला है क्या अंकल? बताइए ना प्लीज। इस पर कांस्टेबल राणा मोटरसाइकिल स्टार्ट करते हुए बोलते हैं, बताता हूँ, पहले चलो यहाँ से। उस जगह से करीब आधे घंटे की दूरी तय करने के बाद प्रेरणा और कांस्टेबल राणा ऐसी जगह पहुँचते हैं जहाँ की छोटी छोटी तंग गलियों में कुछ कच्चे पक्के झुग्गी झोपड़ी नुमा मकान बने हुए थे। संकरी गलियों से होते हुए कांस्टेबल राणा बाइक रोककर एक घर के आगे आकर दरवाजा थपथपाते हैं।
तो वो दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है। कांस्टेबल राणा और प्रेरणा जैसे ही अंदर घुसते हैं तो देखते हैं कमरे के अंदर पूरी तरह से अंधेरा फैला हुआ है। तभी उनकी नजर कमरे में टूटी फूटी चारपाई पर लेटे उस बूढ़े पर जाती है जो लगातार कमरे की छत को घूरते हुए कुछ बड़बड़ा रहा था। इस पर प्रेरणा डरते डरते पूछती है, ये कौन है राणा अंकल? आप जानते हैं क्या इसे? ये क्या हमारी मदद कर सकता है? पर कांस्टेबल राणा को जवाब दे पाते इससे पहले ही प्रेरणा कमरे की दीवारों को देखकर चिल्लाने लगती है, अंकल ये देखिए, ये वही निशान है, अमृत के गले पर नीले सांप वाला निशान। कांस्टेबल राणा पलटकर उन निशानों को देखने की कोशिश कर ही रहा होता है कि ठीक उसी वक्त वो बूढ़ा जो अब तक धीमे धीमे कुछ बड़बड़ा रहा था, वो अचानक चिल्लाते हुए बोलने लगता है, अरण्यग्राम, अरण्यग्राम, अरण्यग्राम। आखिर क्या है 24 साल का राज जिसे सुनकर वर्तिका घबरा गई? और क्या है इस बूढ़े की कहानी जो दीवारों पर बना रहा था सांप नुमा नीला निशान? जानने के लिए सुने कहानी का अगला अंश।